हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ब्रह्मानंद और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल देसी फंडा फॉर यू। फ्रेंड्स, आज हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। इस कंप्लीट एनालिसिस में हम इसका जो है कंप्लीट डिटेल में मैनेजमेंट का और फिर फिनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में और इसके जितने भी प्रॉफिट लॉस हैं और इसका जो भी आपका रेशियो वगैरह जो है बुक वैल्यू प्राइस टू अर्निंग वैल्यू या क्या है और इसका ग्रोथ रेट कैसा है, इसका कंप्लीट डिटेल एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, यह जो है वीडियो मेरा सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। इससे मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आपको किसी भी स्टॉक को जब भी चूज़ करना हो तो आपको किस तरह से उसका एनालिसिस करना है, उस स्टॉक का एनालिसिस करना है। तो फ्रेंड्स, आपके सामने मैं इस वीडियो के थ्रू जो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का एनालिसिस इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि इसका जो है कंपैरिजन किया जा रहा है कि यह आने वाले समय में एचडीएफसी बैंक के तरह परफॉर्म कर सकता है और उसकी तरह ग्रोथ रेट इसका हो सकता है। तो दोस्तों, चलिए हम लोग जानते हैं कि इसका हिस्ट्री कैसा रहा है, इसका मैनेजमेंट का बैकग्राउंड कैसा रहा है। इसके बाद हम इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जाएंगे और फिर उसके बाद टेक्निकल चार्ट में भी इसके बारे में देखेंगे कि यह किस तरह का पैटर्न बना रहा है और इसका अच्छा रिस्पांस है या नहीं है। ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। हो सकता है फ्रेंड्स यह वीडियो जो है थोड़ा लंबा हो, तो अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको यह पता चले कि एटलीस्ट स्टॉक एनालिसिस कैसे करते हैं और इस बैंक का जो है आने वाले टाइम में परफॉर्मेंस कैसा हो सकता है, जिससे कि आप जो है इस बैंक को बढ़िया से फॉलो कर सकते हैं ताकि इन फ्यूचर अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना हो तो इस तरह का जो है इसका जो भी फिनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह जो है यह देख करके उसमें इन्वेस्टमेंट का आप भी प्लान कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इसके हिस्ट्री के बारे में, फिर इसका मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, आईडीएफसी बैंक और कैपिटल फर्स्ट बैंक का मर्जर है, जिसका मर्जर 2018 में हुआ था। इसमें दो मेन लीडिंग रोल जो इन्वॉल्व हैं जो इनमें, वो राजीव लाल और दूसरे जो हैं वी वैद्यनाथन। ये दोनों जो है इनका जो रोल है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इन दोनों के वजह से ही जो है यह बैंक जो है मर्जर हुआ था और आईडीएफसी बैंक जो है इतना आगे बढ़ रहा है। तो चलिए जानते हैं वी वैद्यनाथन के बारे में और उनका बैकग्राउंड कैसा रहा है, उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है बैंक अपने पास्ट में। तो फ्रेंड्स, वी वैद्यनाथन बहुत ही फेमस हैं और यह जो है सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक में 99 और 2000 के बीच में इन्होंने वहाँ ज्वाइन किया था, जिस समय कि आईसीआईसीआई बैंक जो है स्टार्ट कर रहा था, रिटेल बैंकिंग में इंटर कर रहा था। और वी वैद्यनाथन जो है उनका बहुत ही मेजर रोल रहा है रिटेल बैंकिंग को परफॉर्म उसको ऊपर तक ले जाने में। उनका सबसे मेन रोल जो है, आज जो आईसीआईसीआई बैंक जो है इतना टॉप पर जो गया है वह जो है सिर्फ वी वैद्यनाथन की वजह से, जिन्होंने अपना परफॉर्मेंस से रिटेल बैंकिंग को बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रोथ किया था। Friends, since 2004, he was thinking about to apply the bank license. वह 2004 से ही बैंक लाइसेंस के लिए सोच रहे थे, बट यह एक इम्प्रैक्टिकल आइडिया था जिसकी वजह से उन्होंने इस आइडिया को कुछ समय के लिए ड्रॉप किया और 2006 में वह जो है आईसीआईसीआई बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ज्वाइन किए। देन 2010 वह फिर से इसके बारे में सोचे और एक एनबीएफसी जो एग्जिस्टिंग एनबीएफसी था उसी में स्टैक उन्होंने लिया और उस एनबीएफसी को एक्वायर किया। उनका बिजनेस मॉडल बिल्कुल ही सिंपल था। वो उनका मेजर फोकस जो था रिटेल बैंकिंग के ओर था। वह जो है होम लोन और कार लोन और बाइक लोन, इस तरह के लोन पर उनका मेजर फोकस रहा था। तो फ्रेंड्स, 2010 में उन्होंने जिस एनबीएफसी को एक्वायर किया था वह कंटिन्यू 2 साल जो है लॉस में रहा था। फर्स्ट ईयर उनको 30 करोड़ का और सेकेंड ईयर उनको 32 करोड़ का लॉस रहा। देन उन्होंने यह डिसाइड किया कि जो भी अनरिलेटेड बिजनेस है
जो कि उनके बिजनेस मॉडल से डिफरेंट है, वह उन सारे बिजनेसेस को उन्होंने शट डाउन कर दिया और उसको ड्रॉप किया। लाइक जो फॉरेन एक्सचेंज का बिजनेस था, ब्रोकिंग का बिजनेस था, एसेट मैनेजमेंट का बिजनेस था और वेल्थ मैनेजमेंट का, इस तरह का जो बिजनेस था उनको उन्होंने बंद कर दिया। कंज्यूमर रिलेटेड फाइनेंस और स्मॉल बिजनेस रिलेटेड फाइनेंस पर इन्होंने फोकस दिया। यह शुरुआत करने के साथ ही एक ही साल के अंदर उनका जो ग्रोथ रेट था, रिटेल लोन का जो ग्रोथ रेट था 94 करोड़ से बढ़ करके 770 करोड़ हो गया। फ्रेंड्स, उनको वारगस पिनकस की ओर से 810 करोड़ का फंड मिला, जिसके बाद उन्होंने एक नए फार्म को क्रिएट किया, जिसके बाद उन्हें नया शेयर होल्डर और एक नया बोर्ड मिला था। उस नए फार्म को हम कैपिटल फर्स्ट से भी जानते हैं, कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, जो कि बाद में आईडीएफसी के साथ मर्ज होकर के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, 7 साल के अंदर ही वो जो है रिटेल लोन ग्रोथ का जो ग्रोथ रेट है 94 करोड़ से 18,353 करोड़ तक लेकर के चले गए थे। और साथ ही फ्रेंड्स, वहीं पर जो है सबसे इम्पॉर्टेंट था देखने वाला चीज़ जो है एनपीए, जो कि आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है, ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए को उन्होंने घटा करके 2% और 1% के भीतर लेकर के आ गया था। और साथ में फ्रेंड्स, मार्केट कैपिटलाइजेशन जो था वह भी 10 गुना उन्होंने बढ़ा दिया था, 780 करोड़ से 7,800 करोड़ तक लेकर के गए थे। ड्यूरिंग सेम पीरियड आईडीएफसी ग्रुप का जो चेयरमैन थे डॉक्टर राजीव लाल, उनका जो कि प्राइमरी बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस था, वहाँ से वह एक्सपेंड कर रहे थे अपने बिजनेस को एसेट मैनेजमेंट और इन्वेस्टिंग बैंकिंग सेक्टर में भी वह इंटर किए थे। और साथ में फ्रेंड्स, उन्हें बैंकिंग लाइसेंस 2014 में उनको मिल गया था। 2015 तक आईडीएफसी बैंक का अर्बन एरिया में 17 ब्रांचेज और रूरल एरिया में 83 ब्रांचेज खुल गया था। डॉक्टर राजीव लाल जो है वह रिटेल बैंकिंग में बहुत कोशिश कर रहे थे एंट्री करने का, तो और वहीं पर वी वैद्यनाथन जो है बैंकिंग का लाइसेंस उनको चाहिए था। तो फ्रेंड्स, 2017 में ये दोनों आपस में बात किए और मर्जर के लिए अनाउंस किए 2018 के जनवरी में, जिसके बाद 2018 के दिसंबर में आईडीएफसी बैंक और कैपिटल फर्स्ट जो है मर्ज होकर के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बन गया। फ्रेंड्स, इस बैंक का कोर बिजनेस मॉडल बहुत ही सिंपल था, रिटेल बैंकिंग, जो कि मिस्टर वी वैद्यनाथन का जिसमें एक्सपर्टाइज रहा है और बैकग्राउंड भी आज जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि उनका पास्ट भी रिटेल बैंकिंग से ही जुड़ा हुआ है। तो वह जो है सिंपली उनका जो बिजनेस मॉडल रहा है वह रिटेल बैंकिंग की ओर ही झुकाव रहा है। तो इस बैंक का भी बिजनेस मॉडल जो था रिटेल बैंकिंग ही था। इस बैंक का थीम जो था द कस्टमर कम फर्स्ट, और टैग लाइन भी आप देखते होंगे ऑलवेज यू फर्स्ट। तो फ्रेंड्स, बैकग्राउंड जो मैंने आपको आज बताया है, मिस्टर वी वैद्यनाथन और राजीव लाल कैसे एक दूसरे से बात करके और किस तरह से वी वैद्यनाथन जी ने आईसीआईसीआई बैंक को रिटेल बैंकिंग में कितना ऊंचाई तक लेकर के गए, और बाद में एक लॉस में मेकिंग जो एनबीएफसी कंपनी था उसको ओवरटेक करने के बाद उसको किस तरह से उन्होंने एक ग्रोथ रेट दिया और बहुत ही बढ़िया एक ऊंचाई तक लेकर के गए, और बाद में वे राजीव लाल से मिल करके उस बैंक को मर्ज किया, और जिसे हम आज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, बैकग्राउंड से तो यह तो पता चल रहा है कि इस बैंक का जो मॉडल है रिटेल बैंकिंग की ओर है, और रिटेल बैंकिंग एक तरह से जो है बहुत ही बढ़िया बिजनेस मॉडल है आज के डेट में किसी भी बैंक के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चांसेस जो एनपीएस जो कि किसी भी बैंक के लिए बहुत ही ख़राब चीज़ माना जाता है, चांसेस यही होता है कि जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस को जो बैंक जो लोन देते हैं वहीं पर उनका चांसेस है एनपीए होने का। किसी रिटेल जो हमारे जैसे जो रहते हैं उनको जो लोन देते हैं तो मैक्सिमम चांसेस रहता है वहाँ से रिकवरी होने का।
तो फ्रेंड्स, यह तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो है बिजनेस मॉडल है, कोर बिजनेस मॉडल। हम लोग आगे जो फिनेंशियल स्टेटमेंट में अब हम देखने वाले हैं, उसमें यह चीज़ हमें दिखता है या नहीं, जो कि इनका बिजनेस कोर मॉडल है, रिटेल बैंकिंग की ओर जाना। अपना जो इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर फिनांस से जो है इनको यह देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि यह किस तरह से मूव करते हैं रिटेल बैंकिंग में। तो चलिए हम लोग एक एक करके इस सारे पार्ट को कवर करते हैं और फिनेंशियल स्टेटमेंट में इन सारे चीज़ों को देखते हैं बारीकी से कि क्या वाकई में यह रिटेल बैंकिंग की ओर जा रहे हैं या नहीं। फ्रेंड्स, इस बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 17,640 करोड़ का है। तो यह एक मिड कैप बैंक है और इसका बुक वैल्यू 30.86 का है और प्राइस टू बुक वैल्यू जो है 0.97 का है। तो यह आपको अपने बुक वैल्यू से कम प्राइस में अभी मिल रहा है और फेस वैल्यू जो है इसका 10 का है। अर्निंग पर शेयर निगेटिव में है क्योंकि यह जो है अभी जो है आज के टाइम में ईयर टू ईयर इसका जो है लॉस में है, तो अर्निंग पर शेयर जो है यह निगेटिव में दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी आपके सामने जो स्क्रीन में आपको दिख रहा है, पिछले 6 क्वार्टर का मैंने सारा डिटेल्स इसमें दिखाया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और ग्रॉस एनपीए, कासा रेशियो, रिटेल डिपॉजिट और नेट इनकम, इंटरेस्ट इनकम के बारे में बताया। फ्रेंड्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है लास्ट 2 क्वार्टर से यह जो है बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है, पॉजिटिव में दिखा रहा है। उससे पहले निगेटिव में दिखाया है, 1632 करोड़ का निगेटिव रहा है प्रॉफिट ने लॉस में रहा है और लास्ट 2 क्वार्टर में 76 करोड़ और 100 करोड़ का इससे प्रॉफिट हुआ है। तो आने वाले फ्यूचर में यह इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि ये क्या यह कंसिस्टेंसी दिखता है या नहीं। अभी तो फ़िलहाल दिख रहा है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसका जो प्रॉफिट रहा है, इसको बढ़िया प्रॉफिट मिला है। जबकि हम सभी जानते हैं कि अभी कोविड-19 का जो इशू चल रहा है और इसके वजह से बैंक पर भी इसका इफ़ेक्ट पड़ा है, बट यहाँ पर यह जो है प्रॉफिट दिखा रहे हैं। दोस्तों, ग्रॉस एनपीए जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यह भी डिक्रीज़ हो रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। एनपीए किसी भी बैंक के लिए बहुत ही ख़राब यह रहता है कि मतलब उसका जो परफॉर्मेंस और उनके जो एसेट पर है बहुत ही इफ़ेक्ट पड़ता है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है किसी भी बैंक के लिए जो है बहुत बड़ा इशू है। तो यहाँ पर भी वह उस पर काम कर रहे हैं और उसमें जो है अच्छा यह दिखा रहे हैं कि उनका जो नेट ग्रॉस और नेट एनपीए जो है ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है घटता ही जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ग्रॉस एनपीए इस क्वार्टर में जो हुआ है वह रह करके 2.6 से 1.99 रह गया है, 2% से नीचे है। तो यह एक बेहतर किसी भी बैंक के लिए बहुत ही बढ़िया ये एक परफॉर्मेंस है। और नेट एनपीए जो है 0.51% रह गया है, जो कि पिछला क्वार्टर में 0.94% था। फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि एचडीएफसी का ही जो है नेट एनपीए जो है 0.3% के आसपास है और अदर बैंक का जो है नेट एनपीए जो है 1% के आसपास है। तो उस कैटेगरी में जो है यह बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा रहा है। कासा रेशियो दोस्तों बहुत ही मायने रखता है किसी भी बैंक के लिए। करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में कितने कस्टमर ने वहाँ पर अपना अकाउंट खुलवाया है यह दिखा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ भी यह जो है अच्छा एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाया है। क्वार्टर में इनका जो परफॉर्मेंस रहा है, दिसंबर में 24% का मुनाफा बढ़ोतरी रहा था और मार्च में वह बढ़ करके 32% हो गया है। तो यह भी यहाँ पर भी इसका परफॉर्मेंस बेहतरीन रहा है। रिटेल डिपॉजिट में दोस्तों दिसंबर 2020 तक इसका 29,000 करोड़ का रिटेल डिपॉजिट रहा था, जो कि बढ़ के मार्च 2020 में 33,000 करोड़ तक का बढ़ गया था। तो यह भी बहुत ही बढ़िया एक परफॉर्मेंस रहा है। रिटेल डिपॉजिट में भी बढ़ोतरी मिला है और नेट इंटरेस्ट इनकम में भी यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है, जो कि मार्च 2020 में 1677 करोड़ रहा था और जून 2020 में यह बढ़ के 1722 करोड़ हो गया है।
तो यहाँ पर भी जो है यह बैंक जो है अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स मिला जुला कर पिछला 2 क्वार्टर से जो है इसका परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन रहा है। नेट एनपीए डाउन हुआ है, ग्रॉस एनपीए डाउन हुआ है, कासा रेशियो में बढ़ोतरी देखने को मिला है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी बढ़ोतरी देखने को मिला है। तो दोस्तों यह एक बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस माना जा सकता है पिछला 2 क्वार्टर से। आगे आने वाले समय में इसका रिजल्ट जो है अगला क्वार्टर, अगला 2-3 क्वार्टर हमें देखना चाहिए कि किस तरह का परफॉर्मेंस रहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में। देखते हैं यहाँ पर प्रमोटर्स के कितने शेयर होल्डिंग है और एफआईआईज और डीआईज का शेयर होल्डिंग कितना है। तो प्रमोटर्स का फ्रेंड्स 40% का शेयर होल्डिंग है इस बैंक में और किसी भी तरह का कोई शेयर इन्होंने प्लेज नहीं किया है। मतलब प्लेज मीन्स किसी भी तरह का शेयर इन्होंने गिरवी नहीं रखा है कहीं भी। तो यह भी बहुत ही बढ़िया माना जा सकता है। यह एक बहुत ही अच्छा यह कहा जा सकता है कि इनका जो शेयर है प्लेज नहीं है। एफआईआईज का जो शेयर होल्डिंग है जून 20 में 11.37% है। पिछला क्वार्टर से 2% का कमी देखने को मिला है। 2% जो है इन्होंने अपना शेयर होल्डिंग को घटाया है और डीआईज जो है 4% का शेयर होल्डिंग बढ़ाया है। पिछला क्वार्टर से 28% का शेयर होल्डिंग है इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक का जो शेयर होल्डिंग है 0.19% है। ऑलमोस्ट सभी क्वार्टर में सेम है। यह नेक्स्ट जो है दोस्तों इंश्योरेंस कंपनी का जो है यह देखने वाली बात है। जो 0.7% था मार्च 20 में वह बढ़ करके 8.19% का शेयर होल्डिंग दिख रहा है। तो यह एक देखने वाली बात है और यह एक फेथ भी हम लोग कर सकते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी जो है इस बैंक में इंटरेस्ट दिखा रहा है और डीआईज ने भी 4% का शेयर होल्डिंग बढ़ाया है। म्यूचुअल फंड का भी इसमें 2.71% का शेयर होल्डिंग है। तो यह भी एक बढ़िया पैरामीटर है, आप इस पर भी देख सकते हैं क्योंकि बड़े बड़े फार्म जो हैं इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनी इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। एफआईआईज और डीआईज का भी इसमें शेयर होल्डिंग जो है बढ़ा है। एफआईआईज का हालांकि 2% घटा है और डीआईज का 4% बढ़ा है शेयर होल्डिंग। तो यह भी एक बहुत ही अच्छा पैरामीटर है, आप इस पर भी देख सकते हैं कि किस बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो हैं इसमें किस तरह का अप्रोच रखते हैं और आने वाले 2-3 क्वार्टर में किस तरह का इनका अप्रोच रहता है। क्या यह शेयर होल्डिंग में अपने जो है शेयर होल्डिंग बढ़ाते हैं या घटाते हैं, तो यह देखने वाला बात है। बट आज के डेट में आप इंश्योरेंस कंपनी का देखिए बहुत ही ज़्यादा इन्होंने 0.7% से 8.19% तक बढ़ाया है। तो आप समझ सकते हैं कि हम अपने हिसाब से नहीं बट आप कोई भी इंस्टीट्यूशन बड़ी बड़ी कंपनीज जो है इसमें इंटरेस्ट दिखा रही है तो ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ बात ज़रूर होगा, तभी उन्होंने इसमें अपना जो है शेयर होल्डिंग जो है बढ़ाया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन के बारे में, जो ईयर ऑन ईयर आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर है। फिनेंशियल 2019 में इसका क्वार्टर 2 में जो प्री मर्जर से पहले 1.56% का ग्रोथ था और वह बढ़ करके आफ्टर पोस्ट मर्जर जो है क्वार्टर 3 फिनेंशियल ईयर 2019 में इसका जो परफॉर्मेंस रहा था 2.89 का और वह बढ़ करके इस क्वार्टर 4 में 2020 में इसका जो रहा है परफॉर्मेंस रेट 4.24 का हो गया है। तो आप देख सकते हैं ग्रोथ जो है इसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी बहुत बढ़िया इसका दिखा रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है रिटेल एनपीए कैसा रहा है। इसका जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपके सामने दिख रहा है। मार्च 19 में 2.18% था जो कि घट करके 1.77% रह गया है मार्च 20 में। और नेट एनपीए जो रिटेल का है वह 1.24 रहा है मार्च 19 में, जो कि घटकर 0.67% रह गया था मार्च 20 में। तो यहाँ भी इनका परफॉर्मेंस जो है बेहतर दिख रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर घट ही रहा है।
दोस्तों यह भी एक देखने वाली चीज़ है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फिनांस के से रिलेटेड, जहां पर इन्होंने अपना जो है लोन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर लोन जो है क्वार्टर एंड क्वार्टर घटाया है, और जो कि दिसंबर 18 में 22,710 करोड़ था, वह घटा करके मार्च 20 में 14,840 रखा है। तो यह जो उन्होंने कोर अपना बिजनेस मॉडल सेट किया था उसकी ओर ही बढ़ रहा है, ये बढ़ रहे हैं। और इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं होलसेल फंड एसेट जो भी है, यह भी इन्होंने घटाया है आफ्टर मर्जर। 56,000 करोड़ का था दिसंबर 18 में, जो कि घटा करके उन्होंने 39,000 करोड़ के अंडर ही रख दिया। तो यह भी बहुत ही बढ़िया एक माना जा सकता है, और एक अच्छा यह देखने के लिए बहुत बढ़िया लग रहा है, क्योंकि मेन जो एनपीए का जो मेन प्रॉब्लम इशू आता है इसी सेक्टर से रिलेटेड हो रहता है। इंफ्रास्ट्रक्चर होलसेल फंड जो प्रोवाइड करते हैं, इसमें ही मैक्सिमम जो बैंक को जो देखने को मिलता है एनपीएज यहीं पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे अब रिटेल फंड एसेट ग्रोथ। यहाँ पर ग्रोथ दिख रहा है बहुत बढ़िया। दिसंबर 18 में 36,000 करोड़ का रिटेल फंड एसेट था, जो कि बढ़ करके मार्च 20 में 57,310 करोड़ हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर लोन घट रहा है और रिटेल फंड जो है वह बढ़ रहा है। तो इनका जो मिस्टर वी वैद्यनाथन का जो इनका जो रिटेल बैंकिंग से की ओर जो ये रहा है कि मुझे रिटेल बैंकिंग में ही मेन फोकस रखना है, वह यहाँ पर इस ग्राफ में प्योर दिख रहा है। और उनका जो परफॉर्मेंस है वह यहाँ पर झलक रहा है कि वह पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं और रिटेल बैंकिंग को लेकर के। तो यह एकदम सिंपल बैंकिंग मॉडल है, एक तरह से हम कह सकते हैं, और यहाँ पर आपको ग्राफ में भी यह चीज़ दिख रहा है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे कासा रेशियो के बारे में। देखिए आप के स्क्रीन पर है कासा रेशियो, जो कि दिसंबर 18 में 8.16% ही था, और जो कि बढ़ करके 23% बढ़ करके 31.87% हो गया मार्च 20 में। यहाँ पर भी इनका परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रहा है। कासा किसी भी बैंक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट किसी भी बैंक में मेन जो इनके पास जो पैसा डिपॉजिट होता है, जहाँ से इनको फंड मिलता है, वो यहीं से है। करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट से जो फंड मिलता है वह, क्योंकि यहाँ पर वह जो है करेंट अकाउंट में तो बिल्कुल ही 0% इंटरेस्ट रेट देते हैं, और सेविंग अकाउंट में बहुत ही मिनिमम इंटरेस्ट रेट देते हैं। तो फ्रेंड्स यह बहुत ही मायने रखता है किसी भी बैंक के लिए कि उनके बैंक में कितने करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट्स खुले हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट है कासा डिपॉजिट। यहाँ पर भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। मार्च 19 में 7,893 करोड़ डिपॉजिट हुए थे, जो कि बढ़ करके मार्च 20 में 20,661 करोड़ हो गया। तो यहाँ भी आपको अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया है किसी भी बैंक के लिए। और यह जो है ईयर ऑन ईयर जो है बढ़ रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ ही रहा है। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं इनका जो बैंक का जो रिटेल डिपॉजिट रहा है ओवरऑल, तो वह आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जो कि दिसंबर 18 में 27% था, और 73% जो था अदर होलसेल डिपॉजिट था, वह बढ़ करके जो रिटेल डिपॉजिट जो बढ़ करके 59% हो गया है मार्च 20 में, और होलसेल डिपॉजिट जो है 41% हो गया। तो यहाँ भी आपको अच्छा परफॉर्मेंस दिख रहा है IDFC फर्स्ट बैंक का। नेक्स्ट फ्रेंड्स है इसका जो कि होलसेल फंड एसेट जो है वह ईयर ऑन ईयर घट रहा है। 65% था दिसंबर 18 में, जो कि घट करके मार्च 20 में 46% हो गया। और रिटेल फंड जो है मार्च 20 में 54% है, जो कि पहले दिसंबर 18 में 35% था। तो यहाँ भी आपको बढ़िया इसका जो है ग्राफ देखने को मिल रहा है। अच्छा एक ग्रोथ देखने को मिल रहा है अपने
कोर बिजनेस मॉडल पर यह बढ़िया परफॉर्मेंस करते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों, हम बात करेंगे इनके ब्रांचेस के बारे में। ऑल ओवर इंडिया में इनके कितने ब्रांचेस हैं, अर्बन में और रूरल में, वो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। 2018-19 फाइनेंशियल ईयर में 133 ब्रांचेस था अर्बन एरिया में, और जो कि बढ़ करके 2019-20 में 295 ब्रांचेस हो गया। रूरल एरिया में सेम 2018-19 में 109 ब्रांचेस था, जो कि बढ़ करके 169 ब्रांचेस हो गया। सेम ATM 113 था, जो कि बढ़ करके 356 हो गया है। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर देखा जाए IDFC फर्स्ट बैंक का, तो यह जो इनका जो बिजनेस मॉडल रहा है, उसी बिजनेस मॉडल पर मिस्टर वी वैद्यनाथन काम कर रहे हैं। रिटेल बैंकिंग, जो कि आपको ग्राफ और इनके जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें भी दिख रहा है। इनका मैनेजमेंट भी बहुत ही बढ़िया है। मेन जो है यह बैंक जो है 1% पर टिका हुआ है, जो कि मिस्टर वी वैद्यनाथन, जिस पर आप पूरी तरह से फेथ भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह तो इनका फंडामेंटल एनालिसिस हुआ। आज और आगे हम देखते हैं टेक्निकल में इनका कैसा चार्ट पर कैसा परफॉर्मेंस है। तो दोस्तों, यह जो है अभी आपके सामने स्क्रीन में टेक्निकल कैंडल स्टिक पैटर्न आपको दिख रहा होगा IDFC फर्स्ट बैंक का। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसने मार्च अप्रैल में लो बनाया था 17 रुपये 76 पैसे का। वहाँ से इसने बढ़िया रिकवर किया। डबल बॉटम बनाने के बाद इसने 35 रुपये को टच करने का कोशिश किया वहाँ पर, बट सस्टेन नहीं कर पाया। फिर अपने 200 दिनों के मूविंग एवरेज को यह तोड़ नहीं पाया। वहाँ से फिर यह डाउन हुआ, और डाउन होने के बाद इसने फ्राइडे के दिन अच्छा रिकवर किया है। 29.35 पैसे को बढ़िया एक वॉल्यूम के साथ इसने रिकवर किया, और 29 में क्लोजिंग दिया है, जो कि अपने 50 दिन के मूविंग एवरेज से कम में इसने क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ पर अगर आप कैंडल स्टिक पैटर्न अगर या इसका देखें, तो यह जो है अपने जो लो से अब ऊपर की ओर जा रहा है, और बट 50 दिनों के मूविंग एवरेज को नहीं तोड़ पा रहा है। और साथ ही 200 डेज के जो मूविंग एवरेज है वहाँ पर जो है इसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है। तो यह आने वाले समय में आपको देखना होगा कि यह 200 डेज़ के मूविंग एवरेज को कैसे तोड़ता है, वॉल्यूम के साथ तोड़ता है या नहीं तोड़ता है, और उसके ऊपर यह सस्टेन कर पाता है नहीं कर पाता है। तो उस हिसाब से आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। एंट्री करने के लिए यह भी एक, अगर आप चाहो या सिर्फ एजुकेशन पर्पस से है कि आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हो, बट मार्केट का सिचुएशन अभी फ़िलहाल हम यह कह सकते हैं कि बेहतर नहीं है। जून से लेकर के आज तक आप अगर देखेंगे तो यह 50 दिनों के मूविंग एवरेज को सपोर्ट बनाया हुआ है, जहां पर हर सपोर्ट लेने के बाद यह ऊपर की ओर जा रहा है। तो नेक्स्ट अभी कुछ लास्ट वीक में कुछ लॉकडाउन का न्यूज़ आने की वजह से हर स्टॉक में और मार्केट में गिरावट देखने को मिला था, जो कि एक टेम्प्रोरी था, और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि यह यहाँ से आगे बढ़ सकता है। तो फ्रेंड्स, आप इस स्टॉक में अपना खुद का टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस ज़रूर करिए। इस स्टॉक को ज़रूर देखिए। एक बेहतरीन स्टॉक है। अभी तक जितना भी इसका फंडामेंटल एनालिसिस में भी हमने देखा, पिछला 2 क्वार्टर में इसने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, और टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट में भी इसे हम जो देख रहे हैं, या 50 दिनों के मूविंग एवरेज को सपोर्ट बना रहा है, और रेजिस्टेंस इसे फेस करने को मिल रहा है 200 डेज़ के मूविंग एवरेज पर। तो आने वाले समय में यह देखने वाला होगा कि वॉल्यूम के साथ कैसे यह अपने 200 दिनों के मूविंग एवरेज को तोड़ता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ स्टॉक्स का एनालिसिस आपके साथ लेकर के आऊँगा, और आपको मैं बताऊँगा कि इस स्टॉक में किस तरह से आपको एंट्री करना चाहिए, या फिर यह स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर है या नहीं, या सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। आप खुद का टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस करें। अगर मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।